हे गाइस, मेरा नाम डॉक्टर शरून है और आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नीट बडी, जहाँ पे मैं आपकी नीट की प्रिपरेशन में थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ बाय प्रोवाइडिंग यू द एक्सप्लेनेशंस ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनसीईआरटी बायोलॉजी थ्रू द एनसीईआरटी बायोलॉजी डायग्राम्स। हाउएवर, जैसे कि बायोलॉजी में हर जगह होता है एक्सेप्शंस। आज का जो चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर इज़ वन सच एक्सेप्शन, जहाँ पे उतने सारे डायग्राम्स नहीं दिए गए हैं, लेकिन इस चैप्टर से क्वेश्चंस काफ़ी ऑफन पूछे जाते हैं एंड प्लस चैप्टर इज़ अ शॉर्ट एंड ईजी वन। इसीलिए इस चैप्टर को आप कभी भी मिस मत करना। जितने भी एग्जाम्पल्स है आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, साथ ही साथ एक डायग्राम है बायोगैस प्लांट का, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पूरे चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे। बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से मैंने वो हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए हैं। आपको उस नोट्स में सारे के सारे एग्जाम्पल्स, जो भी नॉइज़ है अराउंड एनसीईआरटी, वो नॉइज़ हटा के प्योर जो आपको चीज़ें याद रखनी है वो उस नोट्स में मिल जाएंगे। सो नोट्स डाउनलोड करके ज़रूर पढ़िएगा, आपको नीट की प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्प मिलेगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो पहले ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स है जो आपको याद रखने हैं वो है माइक्रोब्स यूजफुल इन हाउस होल्ड। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड, ठीक है। तो हाउस होल्ड वर्क्स में बहुत सारे माइक्रोब्स यूज होते हैं। फर्स्ट माइक्रोब इज ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स कॉल्ड एज LAB। LAB क्या है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और सबसे कॉमन एग्जांपल इस ग्रुप का क्या है? लैक्टोबैसिलस। ये तो आप सबको ही पता होगा, लैक्टोबैसिलस इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्रुप। सो बेसिकली लैक्टोबैसिलस करता क्या है? लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, करेक्ट। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। लैक्टिक एसिड क्या करता है? इट कोएगुलेट्स द मिल्क प्रोटीन, ठीक है। मिल्क में जो प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन गेट्स कोएगुलेटेड। तो जब मिल्क प्रोटीन कोएगुलेट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? हमारा जो मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो बेसिकली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वही करता है, जो आपका मिल्क है उसको कर्ड में बनाता है। इंपॉर्टेंस क्या है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का? क्यों हम चाहते हैं कि लैक्टोबैसिलस हमारे मिल्क को कर्ड बनाए? सो पहली चीज़ जो है, इट विल इंप्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी। न्यूट्रिशनल क्वालिटी में आपको याद रखना है विटामिन B12 इंप्रूव हो जाता है। और दूसरा चीज़, लैक्टोबैसिलस इज गुड बैक्टीरिया। तो जब वो हमारे गट में जाता है, गट मतलब स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो अगर कोई बाहर से फॉरेन बैक्टीरिया आके उस एरिया को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है तो लैक्टोबैसिलस विल प्रिवेंट दैट। देयरफॉर इट इज प्रोटेक्टिव फॉर गट। प्रोटेक्टिव मतलब बाहर से बाकी कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म को आने नहीं देगा, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट बैक्टीरिया और फर्स्ट माइक्रोब दैट यू शुड बी नोइंग। सेकेंड माइक्रोब क्या है हमारा? सेकेंड माइक्रोब इज नथिंग बट द बेकर्स ईस्ट। बेकर्स ईस्ट, नाम से पता चल रहा है क्या है ये एक ईस्ट है जो कि बेकरी में यूज़ हो रहा है। क्या है नाम इसका? सेकेरोमाइसिस, सेकेरोमाइसिस सेरिवाइसेई, ठीक है। सेकेरोमाइसिस सेरिवाइसेई बेसिकली फर्मेंटेशन के थ्रू ये आपका जो बेकिंग फ्लोर है उसको प्रिपेयर करता है, ठीक है। कैसे? जो आपका डो बनाया है आपने उसमें ईस्ट ऐड होता है, ठीक है। अब ईस्ट क्या करता है? फर्मेंटेशन कैरी आउट करता है। तो जब ईस्ट फर्मेंटेशन करेगा तो क्या होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा ये क्या करेगा? डो को, जो आपका आटा गूंद के रखा है उसको स्वेल कर देगा। तो क्योंकि वो डो को स्वेल करता है उसकी वजह से जो ब्रेड होता है वो सॉफ्ट बनता है, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड बैक्टीरिया जो आपको याद रखना है। क्या नाम है उसका? प्रोपियोनी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है। शर्मानी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ये कहाँ पे यूज़ होता है? दिस इज प्रोडक्शन ऑफ स्विस चीज़, ये याद रखना है आपको, स्विस चीज़, ठीक है। चीज़ इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड विथ हेल्प ऑफ माइक्रोब ओनली। सो स्विस चीज़ इज प्रोड्यूस्ड विथ हेल्प ऑफ बैक्टीरिया नोन एज प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है। उसके अलावा एक और टाइप का चीज़ मेंशन कर रखा है एनसीईआरटी में, दैट इज़ योर रुकफोर्ट चीज़। रुकफोर्ट चीज़, रुकफोर्ट चीज़ में अगर बोला कि विच ऑर्गेनिज्म इज़ यूज्ड, सो ऑर्गेनिज्म का नाम मेंशन नहीं है तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट उसमें मेंशन है कि कौन से ग्रुप का ऑर्गेनिज्म होता है, दैट इज़ फंगस, ठीक है। तो स्विस चीज़ में प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी क्या है? बैक्टीरिया है, लेकिन रोक्यूफोर्ट चीज़ भी जो प्रोड्यूस होता है दैट इज फ्रॉम फंगस। सो ये है आपके माइक्रोब्स यूज्ड इन हाउस होल्ड जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट कम्स माइक्रोब्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में कौन कौन से माइक्रोब्स यूज होते हैं? तो अगेन सबसे पहले कौन सी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की हम बात करने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे फर्मेंटेड बेवरेजेस की। फर्मेंटेड बेवरेजेस क्या है? बेसिकली जितने भी आपके लिकर होते हैं, ड्रिंक्स, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेड
बेवरेजेस। फर्मेंटेड बेवरेजेस में क्या क्या आता है? इट इंक्लूड्स योर बियर, इट इंक्लूड्स योर वाइन, इट इंक्लूड्स योर विस्की, करेक्ट, रम, ऑल दीज आर व्हाट? फर्मेंटेड ड्रिंक्स। अब इसमें से बियर और वाइन का एक टाइप से प्रोडक्शन होता है, विस्की, रम, ब्रांडी, इन सब का अलग टाइप से प्रोडक्शन होता है, ठीक है। विस्की, रम, ब्रांडी भी है इसी में, ठीक है। तो क्या फ़र्क होता है प्रोडक्शन में? सबसे पहले तो पांचों के पांचों क्या होते हैं? फर्मेंटेड होते हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ना। पहला ग्रुप ही मैंने बोला फर्मेंटेड बेवरेजेस का, तो सारे के सारे फर्मेंटेड है। फर्मेंटेड मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म आएगा? अगेन सेकेरोमाइसिस, सेकेरोमाइसिस सेरिवाइसिए, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा कि ब्रूअर्स ईस्ट क्या होता है, ब्रूअर्स, तो क्या होता है कि जहाँ पे भी हम दारू बनाते हैं, बेसिकली जहाँ पे भी हम बेवरेजेस बनाते हैं उसको ब्रूअरी बोलते हैं, करेक्ट। तो जो ब्रूअरी में काम करता है वो क्या है? ब्रूअर है। तो ब्रूअर्स ईस्ट क्या है हमारा? सेकेरोमाइसिस सेरिवाइसिए। वैसे ही बेकर्स ईस्ट क्या है हमारा? सेकेरोमाइसिस सेरिवाइसिए, इज द सेम ऑर्गेनिज्म। फर्मेंट होने के बाद जब हमारे पास लिकर बन के आएगा तो उसको फिर हम क्लीन करते हैं। कैसे क्लीन करते हैं? बाई डिस्टिलेशन, ठीक है। बेस्ड ऑन डिस्टिलेशन हुआ है या नहीं, दो ग्रुप के लिकर आ जाते हैं हमारे पास या ड्रिंक्स आ जाते हैं। जैसे कि बियर एंड वाइन, इट इज़ नॉन डिस्टिलेटेड। क्या है? नॉन डिस्टिलेटेड, इसमें डिस्टिलेशन नहीं होता है। और बाकी जो 5 ड्रिंक्स है, विस्की, रम एंड ब्रांडी, ये क्या होते हैं? ये डिस्टिलेटेड होते हैं। डिस्टिलेटेड मतलब इसीलिए जब भी आप अल्कोहल कंटेंट देखोगे, बियर और वाइन का अल्कोहल कंटेंट इज लो, है ना। अल्कोहल कंटेंट इज लो, क्यों? बियर का इज अराउंड 6 to 7%, वाइन का भी वैसे अराउंड 5 to 8% होता है। क्यों ऐसा होता है? दैट इज बिकॉज इट इज नॉन डिस्टिलेटेड। नॉन डिस्टिलेटेड मतलब वो प्योर नहीं है, उसमें अल्कोहल कंटेंट कम है। विस्की, ब्रांडी, रम, दीज आर व्हाट? दीज आर डिस्टिलेटेड। डिस्टिलेटेड मतलब इनमें हमेशा अल्कोहलिक कंटेंट ज़्यादा होता है, यूजुअली अबाउट 42.5% का अल्कोहलिक कंटेंट होता है इसमें, ठीक है। तो ये है हमारा सबसे पहला इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो कि है हमारे बेवरेजेस, फर्मेंटेड बेवरेजेस, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? अब दूसरी चीज़ है हमारी एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स भी इंडस्ट्रियल स्केल में माइक्रोब्स के थ्रू ही प्रोड्यूस होते हैं। अब आर्टिफिशियल एंटीबायोटिक्स भी आ गए हैं, बट इनिशियली जब एंटीबायोटिक प्रोड्यूस हुए थे नेचुरली, तो वो माइक्रोब्स के थ्रू ही प्रोड्यूस हुए थे, ठीक है। तो जो हमारे माइक्रोब्स के थ्रू एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस हुए हैं, इनको डिस्कवर किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम? इट वाज नन अदर दैन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। नाम क्या है इनका? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था तो इट वॉज एक्चुअली एक्सीडेंटल डिस्कवरी, मतलब वो एंटीबायोटिक ढूंढ नहीं रहे थे। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन अ बैक्टीरिया कॉल्ड द स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया में वो काम कर रहे थे जब अचानक से कुछ फंगस उनके पेट्री डिश में आके ग्रो करने लग गया, ठीक है। तो जो फंगस ग्रो कर रहा था, उन्होंने देखा कि इस फंगस के अराउंड स्टेफाइलोकोकस नहीं ग्रो कर पा रहा था। मतलब उन्होंने अज्यूम किया कि ये फंगस कुछ ऐसा केमिकल सेक्रीट कर रहा है जो कि स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ को रोक रहा है। दिस फंगस वाज नन अदर दैन पेनिसिलियम नोटाटम, ठीक है। पेनिसिलियम नोटाटम वाज द फंगस, और इसी पेनिसिलियम नोटाटम के आफ्टर उन्होंने नाम रखा फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड, पेनिसिलिन, ठीक है। फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड अगर किसने पूछा एग्जाम में, रिमेंबर इट इज पेनिसिलिन। डिस्कवर्ड बाय हुम? डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब पेनिसिलिन के प्यूरिफिकेशन में काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने मदद की थी, और फाइनली 3 साइंटिस्ट, फ्लेमिंग, अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे, इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला था फॉर द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। नोबेल प्राइज कब मिला था? इन 1945। पेनिसिलिन वॉज वेरी वेरी इफेक्टिव एंड यूजफुल इन वर्ल्ड वॉर 2, जहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स की डेथ हो रही थी। बट जब पेनिसिलिन डिस्कवर हुआ और उसको यूज़ में लाया गया, तो क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से बहुत सारा कॉमन डेथ का कॉज था, तो इन्फेक्शन प्रिवेंट हो गया और सोल्जर्स की डेथ रुक गई। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव ओनली एंड ओनली फॉर बैक्टीरियल, ठीक है। कभी भी याद रखना, एंटीबायोटिक आर नॉट यूजफुल इन वायरल डिजीजेस, नेवर इन वायरल डिजीजेस, ठीक है। वायरल डिजीजेस में ये कभी यूज़ नहीं होते, ठीक है। क्यों? क्योंकि वायरल डिजीजेज में एंटीबायोटिक का मोड ऑफ एक्शन होता है, या तो वो सेल वॉल सिंथेसिस रुकेगा या वो कोई सेल के अंदर का प्रोसेस रुकेगा। लेकिन वायरल सेल्स के पास, वायरस के पास, सॉरी वायरस इज नॉट अ सेल, वायरस के पास कोई भी अपना प्रोसेस होता ही नहीं, वो होस्ट सेल के प्रोसेस पे सर्वाइव करता है।
तो अगर वायरस को मारना है तो आपको होस्ट सेल को मारना पड़ेगा, जो कि कोई मतलब नहीं है। अगर आप होस्ट सेल को ही मार रहे हो उसके बाद तो जो डिजीज़ जिस बंदे को रखा है उसी की सेल्स को मार रहे हो ना, तो फ़ायदा नहीं है उसका। इसीलिए एंटीबायोटिक्स आर नॉट यूज्ड अगेंस्ट वायरल डिजीजेज, इट इज़ यूज्ड ओनली अगेंस्ट बैक्टीरियल डिजीजेस। ठीक है। अब एंटीबायोटिक्स में कभी कभी एंटी फंगल को भी इंक्लूड किया जाता है, तो नाम से पता चल रहा है एंटी फंगल इज बेसिकली अगेंस्ट फंगस। ठीक है। अब एंटी रेट्रोवायरल नाम की भी एक दवाई है, एंटी रेट्रोवायरल इज अगेंस्ट HIV। नाउ इट इज़ अ वायरल डिजीज, उसके अगेंस्ट दवाई आ रखी है, लेकिन इट इज़ नॉट एन एंटीबायोटिक। ठीक है। तो यहाँ बैक्टीरियल डिजीजेज में 4 एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी में, जो कि मेरे हिसाब से आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछ लेंगे वो कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक या विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय एंटीबायोटिक करके। तो फर्स्ट इज योर प्लेग, देन इज योर डिप्थेरिया, लेप्रेसी। ये 3 तो आपको याद रखने ही रखने हैं। उसके अलावा एक वूपिंग कफ भी दे रखा है एग्जाम्पल। ठीक है। ये 4 एग्जाम्पल बैक्टीरियल डिजीज़ के दे रखे हैं। इसके अलावा जो ह्यूमन बॉडी में जितने भी बैक्टीरियल डिजीजेस होते हैं, जो कि आपके पिछले चैप्टर में बताए थे मैंने, उसमें से बैक्टीरियल डिजीजेस जो है वो आपके एंटीबायोटिक्स प्रिवेंट कर लेगा। ठीक है। तो ये है हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में एंटीबायोटिक्स। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द पार्ट्स फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस आर मोस्ट ऑफन आस्क्ड। ठीक है। तो बेसिकली केमिकल्स की हम बात करने वाले हैं कि इंडस्ट्रियल स्केल में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स हमें केमिकल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कौन से केमिकल की हम बात करेंगे? सिट्रिक एसिड। ये याद रखना, अब जो पार्ट मैं बता रहा हूँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। सिट्रिक एसिड कौन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है? एस्परजिलस, एस्परजिलस नाइजर विच इज़ अ फंगस। ठीक है। सिट्रिक एसिड, एस्परजिलस नाइजर, फंगस। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है? एसिटिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर एसिटाई। नाम से ही पता चल रहा है एसिटोबैक्टर एसिटाई। क्या है ये? बैक्टर है, मतलब बैक्टीरिया होगा। करेक्ट। फिर थर्ड कौन सा है केमिकल? ब्यूट्रिक एसिड। ये सिर्फ एनसीईआरटी का है, मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको एक्सटेंसिव जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स याद रखोगे बहुत है। ब्यूट्रिक एसिड क्या कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, अगेन इट इज़ अ बैक्टीरिया। ठीक है। फिर लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड आप सबको पता होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ वही बोली थी, कौन प्रोड्यूस कर रहा है? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस विच इज़ अगेन अ बैक्टीरिया। तो एग्जाम्पल्स में एस्परजिलस नाइजर एक फंगल एग्जाम्पल है जो कि सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। उसके अलावा एसिटिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड ऑल आर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। स्पेशली अगर आप नाम पे ध्यान दोगे, बैक्टीरिया के नाम में वो चीज़ होती है जो प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे एसिटिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटिक एसिड नाम से पता चल रहा है। ब्यूट्रिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, ब्यूटिलिकम नाम से पता चल रहा है। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय लैक्टोबैसिलस। हाँ, फंगस में थोड़ा सा अलग नाम है, एस्परजिलस नाइजर, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे एंजाइम्स। ठीक है। इंडस्ट्रियल लेवल में एंजाइम्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है? सबसे पहले तो कौन कौन से एंजाइम्स यूजफुल है और वो एंजाइम्स प्रोड्यूस कौन कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एंजाइम्स हमारे 3 इंपॉर्टेंट यूजफुल एंजाइम्स है, एक जो कि इंडस्ट्रियल लेवल में यूज हो रहे हैं। एक है क्या? लाइपेजेस, दूसरा है हमारा पेक्टिनेजेस, और तीसरा है हमारा प्रोटीएजेस। ठीक है। ये तीनों आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है एंजाइम जो कि यूज हो रहे हैं, प्रोटीएजेस। ठीक है। जो चीज़ एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है वो मैं यहाँ पे बताऊंगा सोर्स क्या है। ठीक है। तो लाइपेज का सोर्स क्या है? कैंडिडा, कैंडिडा सिलेंड्रेसी। ठीक है। कैंडिडा सिलेंड्रेसी सोर्स ऑफ लाइपेज। पेक्टिनेज का सोर्स इज अगेन एस्परजिलस नाइजर, एंड प्रोटीएजेस का सोर्स इज ज़ूडोमोनास। ठीक है। ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, थोड़ा सा अलग इन्फो आपको दिया है क्योंकि एंजाइम्स एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, उसका सोर्स नहीं मेंशन्ड है, तो थोड़ा मैंने रिसर्च करके आपको बताया कि क्या सोर्स है। ठीक है। यूज़ क्या होता है इन एंजाइम्स का? लाइपेजेस आर यूज्ड इन डिटर्जेंट्स, यूज्ड इन डिटर्जेंट्स। क्या फंक्शन है? टू रिमूव ऑयल स्टेन्स। ठीक है। तो लाइपेज क्या है? फैट डाइजेस्ट करता है ना, वेरी कॉन्सेप्चुअल। फैट डाइजेस्ट करता है लाइपेज। तो ऑयली स्टेन्स जो कपड़ों में लगते हैं, उसमें ऑयली स्टेन्स में ऑयल क्या है? बेसिकली फैट है। तो अगर आप लाइपेजेस एंजाइम डिटर्जेंट में यूज़ करोगे तो लाइपेज जाके इस ऑयल को डाइजेस्ट कर देगा। ऑयल जब डाइजेस्ट होगा तो वो स्टेन कपड़े से हट जाएगा। ठीक है। पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस आर यूज्ड फॉर क्लियरिंग ऑफ ड्रिंक्स, क्लियरिंग ऑफ
जूसेस, नॉट ड्रिंक्स, रादर जूसेस। जो आप फ्रूट जूस जो आप बाज़ार से लेके आते हो और जो फ्रूट जूस आप घर में बनाते हो, तो घर में जब फ्रूट जूस बनाते हो तो उसमें फाइबर्स कुछ कुछ रह जाते हैं ना, लेकिन बाजार वाला फ्रूट जूस क्या बिल्कुल क्लियर होता है। सो दैट क्लियरिंग ऑफ फ्रूट जूस इज डन बाय पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस। ठीक है, सो दीज आर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। एक बायो एक्टिव एजेंट रह गया है जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस एंटायर चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो बायो एक्टिव एजेंट्स के लिए मैं इनफैक्ट एक टेबल बना के आपको समझाऊंगा कि हमारे पास क्या क्या बायो एक्टिव एजेंट्स है। इससे ऑलमोस्ट एवरी ईयर या एवरी ऑल्टरनेट ईयर क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, बायो एक्टिव एजेंट क्या है, उसका सोर्स क्या है और उसका यूज़ क्या है। सो इससे क्वेश्चंस जो आएंगे वो बेसिकली कैसे आते हैं, उसमें मैच द कॉलम करके क्वेश्चंस आते हैं, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग बायो एक्टिव एजेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस, ऐसे करके आता है। तो बायो एक्टिव एजेंट्स है क्या, वो एजेंट्स जो हम बायोलॉजिकली ह्यूमंस के बेटरमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है इसमें सबसे पहला ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है, एक तरीके से एक एंजाइम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज का सोर्स क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज। सो अगर सोर्स की बात करो तो स्ट्रेप्टोकाइनेज इज फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस विच इज़ अ बैक्टीरिया। ये भी याद रखना है कि जो ऑर्गेनिज्म मैं बता रहा हूँ वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, इट इज़ अ बैक्टीरिया। और इसका यूज़ क्या है स्ट्रेप्टोकाइनेज का, इट इज़ यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर। ठीक है, ये वर्ड याद रखना, क्लॉट बस्टर। तो क्लॉट बेसिकली होता क्या है, ह्यूमन बॉडी में जहाँ पे भी ब्लड अक्यूमुलेट हो जाता है तो ब्लड कोएगुलेट करता है। ठीक है, अब नॉर्मली ब्लीडिंग के टाइम में ब्लड कोएगुलेट करना इज़ गुड, लेकिन अगर इन फ्लोइंग ब्लड वेसल में अगर ब्लड कोएगुलेट कर जाएगा, ब्लड कोएगुलेट्स इन ब्लड वेसल, तो क्या होगा, वो ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाएगा। जैसा कि किस में होता है, एमआई में। एमआई क्या है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, बेसिकली आपका हार्ट अटैक है ना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में होता क्या है, बेसिकली एक ब्लड वेसल है जहाँ पे आपका एक क्लॉट बन गया है। अब क्लॉट बन गया है तो अब ब्लड फ्लो रुक गया, ऐसे पहले ब्लड फ्लो कर रहा था, अब इस तरफ कोई भी ब्लड फ्लो नहीं है। तो बेसिकली स्ट्रेप्टोकाइनेज करता क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेज जाएगा, दीज आर नथिंग बट एंजाइम्स दैट आर रिलीज बाय स्ट्रेप्टोकोकस। तो हम प्यूरिफाइड स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज़ करते हैं, और स्ट्रेप्टोकाइनेज जब हम देते हैं तो स्ट्रेप्टोकाइनेज जाके क्या करेगा, इस क्लॉट को डाइजेस्ट कर देगा। तो जब ये क्लॉट डाइजेस्ट हो जाएगा, वो सिर्फ क्लॉट को डाइजेस्ट करता है, तो जब क्लॉट डाइजेस्ट हो जाएगा तो ब्लड फ्लो वापस स्टार्ट हो जाएगा। अब ब्लड फ्लो वापस स्टार्ट हो जाएगा तो जो ऑर्गन था जहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच रहा था वहाँ पे ब्लड पहुँचना शुरू हो जाएगा। तो रिमेंबर द वर्ड क्लॉट बस्टर। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज इज अ क्लॉट बस्टर। सोर्स क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस। दूसरा एग्जाम्पल अब बायोएक्टिव एजेंट का क्या है, साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन ए, produced by a fungus called Trichoderma polysporum। ठीक है, Trichoderma polysporum, इट इज़ अ फंगस। यूज़ क्या है साइक्लोस्पोरिन ए का, साइक्लोस्पोरिन ए इज यूज्ड एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। इम्यूनोसप्रेसिव मतलब क्या है, इम्यूनिटी को वो सप्रेस करेगा। तो हमें इम्यूनिटी को सप्रेस कब करना है, नॉर्मली तो हम चाहते हैं ना कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, हम इम्यूनिटी को दबाना कब चाहते हैं, इन केसेस ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो बेसिकली होता क्या है ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में बाहर से कोई फॉरेन सेल आ रखा है, फॉरेन ऑर्गन आ रखा है, तो बॉडी की हमेशा यही कोशिश रहती है कि बाहर से जो भी चीज़ है उसको रिजेक्ट करते फेंक दो। लेकिन यहाँ पे जो बाहर से ऑर्गन आया है वो बॉडी के ही बेनिफिट के लिए, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम इम्यूनिटी को सप्रेस कर दें। एक बार हम इम्यूनिटी को सप्रेस कर देंगे तो बॉडी उस ऑर्गन को रिजेक्ट नहीं कर पाएगा, और आफ्टर अ वाइल बॉडी उस ऑर्गन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो जब तक ऑर्गन इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द बॉडी ऑफ द पेशेंट तब तक हम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट यूज़ करते हैं, और कॉमनली यूज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, नाउ कम टू द फाइनल बायोएक्टिव एजेंट दैट इज स्टैटिन्स। स्टैटिन्स का सोर्स इज अ ईस्ट बाय द नेम ऑफ मोनास्कस परप्यूरियस। मोनास्कस परप्यूरियस, ठीक है, मोनास्कस परप्यूरियस इज अ ईस्ट, एंड व्हाट इज इट, इट इज यूज्ड एज अ कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज करने के लिए हमको एक एंजाइम चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा स्टैटिन है वो क्या करता है, इस एंजाइम के साथ कंपटीशन करता है। कंपटीशन करता है, सिर्फ कंपटीशन करता नहीं, उसको हरा भी देता है। जब एंजाइम को कंपटीशन से हरा देगा तो वो इनहिबिट हो जाएगा,
ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का, है ना, कि बाहर से कोई दूसरा कंपाउंड आ रहा है और उस एंजाइम के साथ compete कर रहा है, तो स्टैटिन क्या करता है, इट विल कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। तो जब कॉम्पिटिटिवली वो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का प्रोसेस इनहिबिट करेगा तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस नहीं होगा, तो जब कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज नहीं होगा तो कोलेस्ट्रॉल अपने आप लोअर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन आपको याद रखने हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब इससे ज़्यादा मैं हाईलाइट नहीं कर सकता कितना इंपॉर्टेंट है ये। स्ट्रेप्टोकाइनेज ऑलमोस्ट हर साल पूछा जाता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज, साइक्लोस्पोरिन ए एंड स्टैटिन्स, बायोएक्टिव एजेंट्स, उनके सोर्स, स्ट्रेप्टोकोकस इज द सोर्स ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम सोर्स ऑफ साइक्लोस्पोरिन ए एंड मोनास्कस पर्प्यूरियस सोर्स ऑफ स्टैटिन्स। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इसमें हम बताएंगे कि सीवेज ट्रीटमेंट क्या है, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट बेसिकली आपको बता रहा है कि एंटायर सीवेज ट्रीटमेंट चल कैसे रहा है। तो सीवेज ट्रीटमेंट होता कहाँ पे, हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे होता है। तो अगर कहीं पे STP लिखा हुआ हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, बेसिकली दे आर रेफरिंग टू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो सबसे पहले जब भी सीवेज ट्रीट हो रहा होता है तो क्या होता है, जो भी सीवेज आया है हमारा उसको पहले हम फिजिकली ट्रीट करते हैं। फिजिकली ट्रीट मतलब सबसे पहले उसमें फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन होकर जो भी फ्लोटिंग डेब्रीज है, फ्लोटिंग डेब्रीज वो रिमूव हो जाएंगी, फ्लोटिंग डेब्रीज आर रिमूव्ड। उसके बाद क्या होता है, सेडिमेंटेशन होता है। सेडिमेंटेशन में क्या होगा, जो भी आपका ग्रिट वगैरह है, मतलब सॉइल है या फिर जो पत्थर आया है, ग्रिट आया है, जो भी आपके सॉलिड वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट गेट सेडिमेंटेड, सॉलिड वेस्ट दे गेट सेडिमेंटेड। दिस इज आफ्टर फिल्ट्रेशन, जो भी फ्लोटिंग वेस्ट था उसको फिल्टर करने के बाद हमने सेडिमेंटेशन कॉज कर दिया है ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठीक है, अब अगर ये आपका टैंक है बड़ा सा, ठीक है, तो नीचे क्या है, यहाँ पे आपके सेडिमेंट्स आ गए और ऊपर क्या है आपका इफ्लुएंट है। ठीक है, अब जो ऊपर वाला पार्ट है इफ्लुएंट जो तैर रहा है, इसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं। ठीक है, इसका क्या होगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, अभी तक क्या था ये, दिस वाज योर प्राइमरी ट्रीटमेंट, अब क्या होगा, अब होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज द पार्ट वेयर माइक्रोब्स विल कम इनटू एक्शन। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को इसीलिए हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोब्स अब यूज़ होने वाले। सो बेसिकली क्या है, जो इफ्लुएंट आया प्राइमरी ट्रीटमेंट से आ रहा है तो क्या है, प्राइमरी इफ्लुएंट। तो होगा क्या कि प्राइमरी इफ्लुएंट आएगा, ठीक है, हमारे पास क्या हुआ, प्राइमरी इफ्लुएंट आया। प्राइमरी इफ्लुएंट को हम सबसे पहले क्या, एरिएशन टैंक्स के थ्रू भेजते हैं। किसके थ्रू भेजते हैं, एरिएशन टैंक्स। तो एरिएशन टैंक्स में क्या होगा कि प्राइमरी इफ्लुएंट को अच्छे से मिक्स किया जाएगा विथ एयर। तो प्राइमरी इफ्लुएंट इज मिक्स्ड विथ एयर, मिक्स्ड विथ एयर। तो जब एयर के साथ मिक्स किया जाएगा तो इसमें क्या होगा, ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, बैक्टीरियल ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो ग्रोथ हो रही होगी वो होगी एरोबिक माइक्रोब्स की। ऑब्वियसली मेक सेंस ना, क्योंकि हमने एरिएशन किया है अभी अभी। एरिएशन मतलब हवा दिया है, हवा दिया है तो ऑब्वियसली एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो करेंगे। तो जब एरोबिक्स माइक्रोब ग्रो करते हैं वो क्या बनाते हैं, फ्लॉक्स। वर्ड याद रखना, फ्लॉक्स, कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली फ्लॉक्स क्या है, दीज आर कॉलोनीज ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स, जिसमें बैक्टीरिया और फंगस आपस में मिलके रह रहे हैं। ठीक है, बैक्टीरिया और फंगस ने आपस में मिलकर ये कॉलोनी बनाई है जिसको हम बोलते हैं फ्लॉक्स। तो ये फ्लॉक्स क्या करेगा, अब ये फ्लॉक ऑक्सीजन यूज़ करेगा, ऑक्सीजन यूज़ करके ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेगा। ऑक्सीजन यूज्ड, ऑर्गेनिक मैटर इज कंज्यूम्ड, ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम्ड। ठीक है, जब ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम हो गया तो ऑक्सीजन यूज़ हो गया, तो हम क्या चेक करते हैं इसमें, BOD। ठीक है, BOD क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बेसिकली BOD होता क्या है, BOD है कितना ऑक्सीजन चाहिए टू कंज्यूम ऑल दी ऑर्गेनिक मैटर इन 1 liter ऑफ सीवेज वेस्ट। कंज्यूम ऑल दी ऑर्गेनिक मैटर इन 1 liter ऑफ इफ्लुएंट। ठीक है, जो इफ्लुएंट आया तो उस 1 लीटर में कितना ऑर्गेनिक मैटर, उसको कंज्यूम करने में कितना ऑक्सीजन लगेगा, दैट इज BOD, विच स्टैंड्स फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल, देखो हमने बोला था ना बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, तो क्योंकि यहाँ पे माइक्रोब आ चुका है अब तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन
डिमांड, ठीक है। तो हम एक बार ऑक्सीजन जब यूज़ हो रहा है तो ऑब्वियसली बीओडी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें हमारा ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होगा। अब जैसे जैसे फ्लॉक्स ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करता जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर कम होता रहेगा और बीओडी भी कम होता रहेगा। एक बार बीओडी बहुत ज़्यादा गिर गया, सिग्निफिकेंट फॉल इन बीओडी, तो हम इसको कहाँ भेजते हैं अब? सेडिमेंटेशन टैंक में। सेडिमेंटेशन टैंक, ये सेकंड टाइम सेडिमेंटेशन हो रहा है। फर्स्ट टाइम क्या, प्राइमरी ट्रीटमेंट में सेडिमेंटेशन हुआ था। नाउ दिस इज सेकंड टाइम वी आर सेंडिंग इट टू सेडिमेंटेशन टैंक और सेटलिंग टैंक, ठीक है। सेटलिंग टैंक भी बोलते हैं इसको, तो कंफ्यूज नहीं होना। सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक या सेटलिंग टैंक बोल दिया तो क्या है करके कंफ्यूज नहीं होना उसमें, ठीक है। तो सेटलिंग टैंक में क्या होगा कि ये जो फ्लॉक्स है, ये फ्लॉक्स सेटल होना शुरू हो जाएंगे। फ्लॉक्स विल सेटल एंड सेडिमेंट डाउन, सेटल डाउन, ठीक है। तो जब ये फ्लॉक्स सेटल डाउन हो गए तो अगेन दो पार्ट बन गया है हमारा, ठीक है। एक है ऊपर इफ्लुएंट जो कि अब कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका, उसमें कुछ नहीं बचा, और दूसरा क्या है हमारा जो सेडिमेंट हो गया, उसको क्या बोलते हैं हम? स्लज। इनफैक्ट उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। क्यों एक्टिवेटेड? क्योंकि उसमें फ्लॉक्स है, लिविंग फ्लॉक्स है, ठीक है। अभी वो फ्लॉक्स जिंदा है। तो जो इफ्लुएंट है, अब इस इफ्लुएंट को क्या करेंगे हम? रिलीज कर देंगे, ठीक है। रिलीज्ड इनटू वाटर बॉडी, ठीक है। तो हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट क्यों किया था? हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट इसीलिए किया था ना कि जो भी सीवेज आ रहा है इट इज़ नॉट क्लीन, उसको क्लीन करके ही हम वाटर बॉडी में रिलीज कर सकते हैं। तो अब एक तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा प्रोसेस, क्योंकि हमने वाटर बॉडी में वेस्ट रिलीज कर दिया। लेकिन एक्टिवेटेड स्लज को ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते ना। एक्टिवेटेड स्लज को ऐसे ही छोड़ोगे तो अभी भी तो उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट है, तो वो कहाँ जाएगा? एक्टिवेटेड स्लज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक पार्ट होगा छोटा सा जिसको हम इनोक्यूलम कहते हैं। इनोक्यूलम तो है क्या इनोक्यूलम? इनोक्यूलम इज नथिंग बट इनिशिएशन फॉर द एरिएशन टैंक, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखो एरिएशन टैंक में क्या बोला कि फ्लॉक्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस ग्रो हो रहे हैं। ये फ्लॉक्स आ कहाँ से रहा है? बेसिकली जो एक्टिवेटेड स्लज बना है वहीं से हमारे फ्लॉक्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा स्मॉल इनोक्यूलम, ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा ही वापस भेज दिया। पूरा भेजेंगे तो कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे ग्रो करे, ग्रो करेगा तभी तो कंज्यूम करेगा, है ना। तो जो एक्टिवेटेड स्लज है उससे छोटा सा पार्ट हम इनोक्यूलम की तरह वापस एरिएशन टैंक में भेज देंगे। बट मेजॉरिटी ऑफ पार्ट गोज इनटू एनएरोबिक डाइजेस्टर। एनएरोबिक स्लज, दिस इज डी ओवर हियर, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या होगा? अब एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स होंगे, एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स यानी कि बैक्टीरिया की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। जो एनएरोबिक बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे? दे विल फीड ऑन फ्लॉक्स। अब देखो फ्लॉक्स क्या थे? फ्लॉक्स व एरोबिक, तो जब तक एरिएशन था, ऑक्सीजन था, तब तक दे सर्वाइव्ड। वंस वी सेंड दिस टू एनएरोबिक टैंक, फ्लॉक्स विल डाई। क्यों? क्योंकि अब उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, ना तो उनके पास ऑक्सीजन है और ना फिर उनके पास कंज्यूम करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर है। सो फ्लॉक्स विल डाई। अब ये जो डेड फ्लॉक्स है उस पे हमारा एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म फीड करेगा, एनएरोबिक बैक्टीरिया फीड करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू बायोगैस। बायोगैस का कॉम्पोजिशन क्या होता है? याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ बायोगैस करके पूछते हैं। तो याद रखना बायोगैस क्या क्या है? CH4 दैट इज योर मीथेन, देन वी हैव हाइड्रोजन सल्फाइड, देन वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो ये सब मिलके हमारे बायोगैस बनाते हैं। सो जो प्रोसेस हमने स्टार्ट किया था विथ सीवेज, वो एंड कैसे हुआ? इट एंडेड विथ रिलीज ऑफ इफ्लुएंट इनटू वाटर एंड प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. Now let's finally move to the only diagram of this chapter, that is of the biogas plant. Biogas plant. But even before we move to this diagram, कुछ चीज़ें बायोगैस के बारे में जो आपको पता होना चाहिए. तो सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए, which is the organism that is being used for biogas production. पूरा चैप्टर ही माइक्रोब्स के ऊपर है, तो माइक्रोब का नाम पता होना चाहिए आपको. उस ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स को हम बोलते हैं मिथेनोजेंस. मिथेनोजेंस. एग्जाम्पल क्या है मिथेनोजेंस का? मिथेनोबैक्टर. मिथेनोबैक्टर, ठीक है. मिथेनोबैक्टर इज द एग्जाम्पल एंड दिस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज द मिथेनोजेंस, ठीक है. कहाँ पे लोकेटेड होते हैं ये? मिलते कहाँ से हमको? सबसे पहले तो एनारोबिक स्लज है ना, एनारोबिक स्लज में प्रेजेंट है ये.
जो कि मैंने आपको बताया एनारोबिक स्लच, टैंक डाइजेस्टर में डाइजेस्ट हो रहा है स्लच, ठीक है। दूसरा, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन rumen of cattle. Now, what is rumen of cattle? Rumen of cattle is part of a stomach, ठीक है। तो कैटल्स में क्या होता है, कैटल्स लाइक काउ, बफेलोज में क्या होता है, दे हैव अ स्पेशल पार्ट कॉल्ड rumen. तो व्हाट हैपेंस इन rumen इज, जब भी कैटल को आप देखोगे तो वो जल्दी जल्दी में घास खाता है। तो जब फर्स्ट टाइम वो घास जब खाता है, इट गोज एंड गेट स्टोर्ड इन rumen, ठीक है। फर्स्ट टाइम ग्रास, फर्स्ट टाइम जब भी वो खाता है तो वो र्यूमेन में चला जाता है। और एक बार जब भी आप गाय वाय चराने के बाद वापस जब उसको शेड में लेके जाते हैं तो वो र्यूमेन से अपना चबाया हुआ ग्रास वापस लेता है माउथ में, एंड इट च्यूज इट अगेन एंड देन swallows इट टू इट्स एक्चुअल स्टमक, ठीक है। सो र्यूमेन इज एक्चुअली यूज्ड एज अ स्टोर एरिया, ठीक है। बट इस स्टोर एरिया में एक प्रेजेंट है बैक्टीरिया जिसका नाम है मिथेनोजेंस। ये मिथेनोजेंस यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, हेल्प इन सेल्यूलोज डाइजेशन। तो जब ये वापस ये र्यूमेन से कैटल जब वापस माउथ में लेके आता है और माउथ से वो स्टमक में जाता है, तो मिथेनोजेंस ट्रैवल अलॉन्ग विद दिस सेल्यूलोज व्हाइल डाइजेस्टिंग इट टू स्टमक एंड फाइनली आउट इन काउ डंग, ठीक है। तो गोबर में वो बाहर आ जाते हैं। मतलब ये कि जो काउ डंग है, जो गोबर है हमारा, इट कंटेन्स व्हाट, इट कंटेन्स योर मिथेनोजेंस और मिथेनोबैक्टर, ठीक है। तो ये मिथेनोबैक्टर अब हम बायोगैस प्लांट में यूज़ करने वाले हैं। सो बेसिकली क्या होता है, बायोगैस प्लांट हैज़ अ बिग टैंक विच इज़ नोन एज द डाइजेस्टर, ठीक है। इट हैज़ अ बिग टैंक विच इज़ नोन एज डाइजेस्टर, जहाँ पे हमारा स्लरी एंड डंक इज़ फेड, स्लरी ऑफ डंक, डंक मतलब गोबर इज़ फेड, ठीक है। तो कहाँ से फीड करेंगे, यहाँ से साइड में इनपुट दिख रहा है, डंक डालो यहाँ पे, वाटर डालो यहाँ पे, तो जो मिक्सचर होगा वो यहाँ से कहाँ पे आ जाएगा, ट्रैवल करके हमारा डाइजेस्टर टैंक में आ जाएगा। अब डाइजेस्टर टैंक में हमारी और भी ऑर्गेनिक चीज़ें, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट, हाउस वेस्ट, जितने भी हैं वो सब भी डाइजेस्टर में प्रेजेंट होंगे, वो भी इसी सोर्स से आते हैं, ठीक है। तो डाइजेस्टर में ये क्या होंगे, डाइजेस्ट होंगे। हाउ आर द डाइजेस्टेड, एनएरोबिकली, एनएरोबिकली, ठीक है। एनएरोबिकली कैसे डाइजेस्ट हो रहे हैं, एनएरोबिकली कैसे डाइजेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि इनके पास डंक में बैक्टीरिया है विच इज मिथेनोजेंस, है ना। तो मिथेनोजेंस जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डाइजेस्ट करेगा। अब ये जो ऊपर है ये है गैस होल्डर। गैस होल्डर इज नथिंग बट अ लाइट लिड, फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स्ड। तो होगा क्या कि जैसे जैसे गैस प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे मिथेनोजेंस गैस प्रोड्यूस करेंगे, है ना। जैसे जैसे गैस प्रोड्यूस होगा ये जो लिड है वो ऊपर की तरफ मूव करता रहेगा, नॉट फिक्स्ड, इट राइजेज अप विथ गैस प्रोडक्शन। तो जैसे जैसे गैस प्रोडक्शन होगा ये लिड ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है। सो इट इज़ अ गैस होल्डर, और इसी गैस होल्डर से हमारा आउटलेट है फॉर द गैस विच गोज टू हाउस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो गैस है हमारा बायोगैस, उसका कॉम्पोजिशन अगेन सेम है, CH4 कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2S, ठीक है, H2S। तो ये तीन गैसेस हमारे बायोगैस में प्रेजेंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। बायोगैस प्लांट एंटायर, जो कि एक डायग्राम है इस चैप्टर में, वो डायग्राम भी आपको मैंने समझा दिया। अब फाइनली बायो कंट्रोल एजेंट्स, एक टॉपिक रह गया है, बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो माइक्रोब्स बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह यूज़ कैसे होते हैं वो टॉपिक रह गया है। इसमें भी अगेन एग्जाम्पल से याद रखने आपको बायो कंट्रोल एजेंट्स, जल्दी जल्दी बता दूंगा ताकि आपका पूरा का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर हो जाए। तो बायो कंट्रोल एजेंट्स में क्या आते हैं हमारे, पहला एग्जाम्पल है हमारा बैसिलस थुरिनजेनेसिस का, ठीक है। बैसिलस थुरिनजेनेसिस वर्ड सुना होगा आपने, अगर नहीं सुना है तो बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से सुनोगे, बैसिलस थुरिनजेनेसिस। तो बेसिकली सुना होगा बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल प्रोड्यूस होता है। तो क्या है ये बीटी, बीटी इज़ नथिंग बट बैसिलस थुरिनजेनेसिस। तो जब बायोटेक्नोलॉजी नहीं था हमारे पास तब हम क्या करते थे, बैसिलस थुरिनजेनेसिस के स्पोर्स होते हैं, ठीक है। बैसिलस थुरिनजेनेसिस क्या है, एक बैक्टीरिया है, तो स्पोर फॉर्म में ये अवेलेबल होता है। द स्पोर वॉज मिक्सड विथ वाटर और उसको हम स्प्रे कर देते हैं ओवर द प्लांट्स, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी लीफी वेजिटेबल है, कैबेज वगैरह, जिसमें कैटरपिलर जाके उन पत्तों को खा लेते हैं, और आपकी इंपॉर्टेंस ही पत्तों की है, फ्रूट नहीं होता उनमें। जो भी कैबेज है, जो भी बाकी बाकी प्लांट्स है इसी ग्रुप के, उसमें जो लीफ है दैट इज़ ऑफ इंपॉर्टेंस, है ना। तो अब अगर कैटरपिलर वो लीफ ही खा लेगा तो क्या मतलब है।
तो उन प्लांट्स में बैसिलस thuringiensis स्प्रे किया जाता है, ठीक है। एक बार बैसिलस thuringiensis स्प्रे हो जाएगा तो अब लीफ में क्या है, बैसिलस thuringiensis है। व्हेन कैटरपिलर ईट्स इट, caterpillar eats the plant leaf, bacillus thuringiensis gets activated in gut and they release a toxin. Now this toxin will kill the caterpillar, ठीक है। कैटरपिलर मर गया है ना, लेकिन दिस बीटी टॉक्सिन हैज़ नो इफेक्ट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो कैटरपिलर विल डाई विथ बैसिलस thuringiensis एग्जाम्पल। दूसरा क्या है, दूसरा एग्जाम्पल इज ऑफ बेक्यूलोवायरस। बेक्यूलोवायरसेस इज ऑफन यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स मतलब किसको डैमेज करेगा, वो किसको डिस्ट्रॉय करेगा, इट विल किल द इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। द बेस्ट थिंग अबाउट बेक्यूलोवायरस बीइंग यूज्ड, एग्जाम्पल क्या है इसका, न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। Let me write it again clearly, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। बेस्ट चीज़ क्या है इसके बारे में, इट इज़ वेरी नैरो स्पेक्ट्रम एंड स्पीशीज स्पेसिफिक एंड नैरो स्पेक्ट्रम। तो जब वो स्पीसी स्पेसिफिक और नैरो स्पेक्ट्रम हो जाएगा तो क्या होगा कि बाकी किसी को वो हार्म नहीं करेगा, बस जिस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट आप चाहते हो उसी ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वो काम करेगा। दैट इज़ वाई बायो कंट्रोल एजेंट्स आर being promoted and used very often in your organic farming. Organic farming होता क्या है basically? Organic farming is farming that is purely based on biological agents. तो इसमें bio control agents and bio fertilizers are used. ठीक है, तो बायो कंट्रोल एजेंट्स तो कर लिया हमने। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स इज द लास्ट टॉपिक। इसमें ज़्यादा नहीं है, 3-4 बैक्टीरिया और 3-4 फंगस है जिसके नाम आपको याद होने चाहिए। सबका मेन काम नाइट्रोजन फिक्सेशन का ही है, ठीक है। तो बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं, आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन आ जाना चाहिए। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कैसे आते हैं इससे, क्वेश्चन आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया, फ्री लिविंग फंगस, वैसे किया जाता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म का नाम और उसका फंक्शन मैं आपको साइड ही साइड बताऊंगा। तो राइजोबियम क्या है, इट इज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर। एजोस्पाइरिलम, अजोटोबैक्टर, ये क्या है, दीज आर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स, ठीक है। ये तीनों के तीनों किसके एग्जाम्पल है, ऑल 3 आर एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द फंगस। ग्लोमस क्या है, इट इज़ अ सिम्बायोटिक फंगस, लेकिन इसका फंक्शन थोड़ा सा अलग है। ये सिर्फ नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता, ऑब्वियसली नाइट्रोजन तो फिक्स करता ही है, उसके साथ साथ फॉस्फोरस में भी इसका रोल है, फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन में भी ग्लोमस का रोल है। इट इज़ व्हाट, सिम्बायोटिक फंगस। एंड फाइनली फ्री लिविंग फंगस में क्या क्या आता है, अनेबेना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, ऑल दीज आर व्हाट, सियानोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एंड दीज आर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर, ठीक है। तो इतने प्लांट्स, इतने ऑर्गेनिजम्स के आपको नाम पता होने चाहिए इन ऑर्गेनिक फार्मिंग बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। अगेन क्वेश्चन कैसे आता है फिर से बताऊंगा आपको, कि क्वेश्चन में पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर, और उसमें ऑप्शंस में दे रखा होगा नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, अजोटोबैक्टर एंड राइजोबियम। तो रिमेंबर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर इज व्हाट, राइजोबियम, ठीक है। वैसे उसमें लिखा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और ऑप्शंस में आ जाएगा ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक, अनेबिना, अजोटोबैक्टर। तो रिमेंबर क्या है आंसर, अजोटोबैक्टर, ठीक है। इससे बहुत बार क्वेश्चन आ रखे हैं, इसलिए मैं इसको इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ठीक है।
So that would be all, and we covered everything that is given in this chapter in this short video. Entire chapter में जितने भी examples है, एक diagram है, सब कुछ हमने cover कर लिया. I hope आप लोग को ये पूरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो. इससे भी बेटर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मैंने नोट्स में आपको मेंशन कर रखा है मल्टीपल टेबल्स के थ्रू कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन से ग्रुप का है, क्या फंक्शन है हर एक हेडिंग के अंदर. सो आप वो नोट्स ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा डिस्क्रिप्शन से. यू विल फाइंड देम रियली रियली हेल्पफुल इन योर नीट प्रिपरेशन. ऑल्सो अगर आप लोग यहाँ पे नए हैं तो जाके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर आवर वीडियो. थैंक गाइस फॉर वॉचिंग. बाय बाय.